जब भी हम किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक दिक्कत आती है। क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो मॉडल के साथ रिस्पॉन्स आया है, वो सही है या नहीं है? या फिर कहीं हैलुसिनेशन तो नहीं है इस मॉडल में? तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर मैं रैग की बात करूँ तो रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहते हैं कि यार मुझे मेरी एक क्वेरी है आप इसका आंसर दो। तो बेसिकली जो इसका फ्लो होता है वो होता है कि सबसे पहले हम किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं, उसको अपने डेटाबेस में सेव करते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट को छोटे-छोटे भागों में तोड़ देते हैं। एक बार जब हमने उस डॉक्यूमेंट को तोड़ दिया तो अब क्योंकि ये जो सारे की सारा प्रोसेस है, जो फ़ाइल है, वो एक टेक्स्ट फ़ॉर्मेट की फ़ाइल है मान लीजिएगा। अब जो कंप्यूटर होगा उसको ये नहीं पता ना कि टेक्स्ट क्या होता है। उसको तो केवल नंबर का हिसाब पता है यानी कि 0 और 1 का। तो अब वो क्या करेगा, ये जो चंक होंगे इसको वो एम्बेड करेगा और वेक्टर स्टोर में सेव करेगा। वेक्टर स्टोर में आपकी एम्बेडिंग स्टोर्स होती हैं जो कि आपके टेक्स्ट का ही 0 और 1 के फॉर्मेट में एक तरीके से रेप्लिका होता है। और क्यों ये वेक्टर स्टोर कहलाता है? अब देखिए वेक्टर स्टोर में जो आपकी एम्बेडिंग स्टोर हुई है, ये एक डायरेक्शन के साथ हुई है, ताकि इसके पास एक नॉलेज हो कि ये जो वर्ड है मान लीजिएगा एक वर्ड है बैट और दूसरा है बॉल। अब ये जानता है ना कि ये दोनों वर्ड रिलेटेड हैं, तो ये उसको उस डायमेंशन में स्टोर करेगा जहाँ इन दोनों के बीच का जो वेक्टर होगा वो बहुत आस-पास होंगे। वहीं अगर मैं फिश और लैपटॉप की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा विभिन्न वर्ड हैं, ठीक है? डिफरेंट वर्ड हैं और इन दोनों का ख़ास तौर पे एक जगह पे यूज़ होना बहुत असामान्य बात होती है। तो इनके जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी बहुत ज़्यादा विपरीत होगी। तो वेक्टर स्टोर में एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं, आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हैं, तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट के थ्रू आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, आपकी क्वेरी को ले जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि यार हमारे वेक्टर स्टोर में इसके बारे में क्या बताया गया था और फिर वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका आंसर आपको देता है। तो ये तो होगी हमारी प्रोसेस कि कंप्लीटली हमारा जो रैग होता है, वो कैसे काम करता है। बट आज हम बात करने वाले हैं रेगास की। रेगास एक एवोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये आपका चेक करता है, बताता है कि यार आपका ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये सही से काम किया या इसने सही से काम नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेगास होता क्या है, ठीक है? तो उसका रेगास का जो फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन असेसमेंट स्कोर, यानी कि ये असेस करता है आपका जो भी रिस्पॉन्स आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल दे रहा है। ये एक ओपन सोर्स एवोल्यूशन का फ्रेमवर्क है, यानी कि इसके लिए आपको किसी भी तरीके का ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो रेगास होती है, ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की तरह एक्ट करती है जो आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हो। इससे आपको पता लगेगा आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सोचो आपने एक बहुत बड़ा चैटबॉट बनाया है, ठीक है? अब आपने उस चैटबॉट से कुछ क्वेश्चन का आंसर माँगा। अब वो जो आंसर तो आया, ठीक है? लेकिन आपको जानना है कि यार ये जो आंसर है ये सही है? क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैटबॉट को लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दी थी, वहीं से ये इन्फॉर्मेशन ला रहा है या नहीं ला रहा है? या फिर ये कहीं हैलुसिनेट तो नहीं कर रहा? तो ये सारी जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करता है हमारा रेगास। अब देखिएगा हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैट्रिसेस थे जिससे हम इवैल्यूएट करते थे, ठीक है? किसी भी मॉडल को चेक करते थे कि ये मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि बर्ड स्कोर, मीटियोर, रॉग या फिर ब्लू स्कोर। लेकिन फिर भी हमें रेगास की ज़रूरत पड़ी। अब ऐसा क्यों है? देखिएगा, जो ब्लू स्कोर था, ये मेनली फ़ोकस करता था आपका एन-ग्राम प्रिसिशन में। इसकी जो लिमिटेशन है कि ये केवल और केवल सरफेस लेवल की सिमिलैरिटी निकालता है 2 चीज़ों के बीच में, ना कि उसका फैक्चुअली वो कितनी सिमिलर हैं, उसके बीच में ये सिमिलैरिटी नहीं निकालेगा। यानी कि वो देखेगा कि यार आपको आंसर मिला या नहीं मिला।
लेकिन वो ये चेक नहीं करेगा ये आंसर जहाँ से मिला है वहाँ जो फैक्ट्स है वो करेक्टली इस आंसर के अंदर एम्बेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसी तरह से जो रॉक स्कोर होता है ये भी एन ग्राम रिकॉल के ऊपर बेस्ड है। तीसरा है मीटियोर। मीटियोर बेसिकली सिनोनिम्स मैचिंग और स्टेमिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये सिनोनिम्स और स्टेमिंग के लिए अच्छी तरह यूज होता है। ये ब्लू और रॉक से बेहतर है जहां आपको सिमेंटिक मीनिंग चाहिए, यानी कि जिसका मतलब तो एक ही है। जैसे मैं रन और रनिंग कहूँ, ठीक है, तो हालांकि रन और रनिंग का और रैन तीनों का मतलब एक ही होगा, लेकिन स्टेमिंग के केस में इसका रैन ही मतलब होगा। ये इस चीज को तो पूरी तरीके से कवर कर लेता था, बट फिर भी इसके पास किसी भी तरह की कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस नहीं थी, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सवाल पूछा है ये उसका प्रॉपरली आंसर नहीं दे सकता था। उसके बाद आता है हमारा बर्ड स्कोर। देखिए बर्ड स्कोर इन चारों से भी बेहतर था। वो कैप्चर कर लेता था मीनिंग, बट वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं बता पाता था कि आपका जो ग्राउंडिंग सोर्स है, जिस फाइल से आपका ये आंसर जनरेट हो रहा है, उसके साथ नहीं चेक कर पा रहा था कि इस फाइल में एक्चुअल में यही लिखा हुआ है या कुछ डिफरेंट मैंने हेलुसिनेट करके इसको आंसर दे दिया है। फिर लास्ट में आता है हमारा एज यूजुअल रेगास। तो ये सिंप्लीफाइड है, ठीक है, इनमें सारे की सारे इनकी खूबियां हैं। उसके अलावा ये फैक्चुअली करेक्ट और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट आंसर भी प्रोवाइड करता है। अब देखिएगा इसके जो कुछ-कुछ मैट्रिसेस जो रेगास के अंदर हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक-एक करके जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है फेथफुलनेस, यानी कि ये बहुत ही फेथफुल है। मेज़र करता है कि जो जनरेटेड आंसर है वो फैक्चुअली सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जहाँ से आपका आंसर आ रहा है, उसके साथ कंपेयर करेगा कि ये आंसर इसी चंक से आ रहा है या नहीं आ रहा है, फैक्ट के ऊपर काम करता है। यदि मैं इसका एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो यदि मैं लिखूँ क्वेरी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? अब जनरेटेड आंसर यदि होगा कि पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो रिट्रीवल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? बर्लिन होता है ना, एक्चुअल में क्या आता है कि बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। तो ये क्या होगा, फेथफुलनेस में ये हार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट फेथफुलनेस। ये भी चेक करता है। यदि मैं ब्लू स्कोर बर्ड स्कोर कुछ करता तो यहाँ पे उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई आता, लेकिन रेगास के केस में इसकी फेथफुलनेस लो हो जाएगी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको स्क्रीन में दिया गया है। उसके बाद आंसर रेलेवेंस, यानी कि ये असेस करता है कि आपका जो आंसर है, जो जनरेट हुआ है, वो कितना रेलेवेंट है, यानी कि ओरिजिनली जो आपने पूछा है, उसने उसी हिसाब से आंसर जनरेट किया है या फिर उसने कुछ और चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। जैसे कि इसकी क्वेरी में कहा गया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? ठीक है, फ्रांस इज़ द कंट्री ऑफ यूरोप। अगर ये आंसर जनरेट कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था आपसे। आपसे ये तो नहीं पूछा गया था कि फ्रांस कि यूरोपियन कंट्री है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो लेस रेलेवेंट हो जाएगा और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके स्क्रीन में है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट प्रिसिशन। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट करता है कि जो आपका रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ से आपने कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव किया है, वो एक्चुअली यूज़फुल है किसी आंसर को देने के लिए या नहीं है। एग्ज़ाम्पल, यदि मैं क्वेरी पूछूँ हू फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट और रिट्रीव डॉक्यूमेंट में जितने आपने डॉक्यूमेंट बता बता रखे हैं, ठीक है, दे रखे हैं, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मान लीजिएगा उसमें 5 डॉक्यूमेंट है, बट 5 में से एक ही डॉक्यूमेंट में लिख रखा है कि बिल गेट और पॉल एलन फाउंडर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि ये हो जाएगा लो प्रिसिजन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 5 में से एक ही डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मेंशन है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको स्क्रीन में दिया गया है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। ये हमारा इवैल्यूएट करता है कि हमारे जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे कॉर्पस से ही, जहाँ से हमने कहा है कि यहीं से लेना, वहीं से लिए गए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर पूछा कि ग्रेविटी की खोज किसने की, यदि कहीं पे भी ऐसा नहीं मेंशन है कि हमारा आइजैक न्यूटन था जिसने की ग्रेविटी की खोज की गई थी, तो उस समय पे ये लो रिकॉल वैल्यू देगा हमें, क्योंकि हमारी जो की इंफॉर्मेशन थी कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने, वही इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। और इसका जो फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे है। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट एंटिटी रिकॉल। ये चेक करता है कि जो भी हमारी की एंटिटीज हैं क्वेरीज में प्रेजेंट है। देखो क्वेरी में तो काफ़ी चीज़ें हमारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें इररिलेवेंट भी होती है, लेकिन हम एंटिटीज यानी कि जो हम पूछना चाह रहे हैं उसका मीनिंगफुल है,
वो हमारे प्रेज़ेंट है जिस कॉन्टेक्स्ट से हम रिट्रीव कर रहे हैं डेटा। जैसे कि हू फाउंडेड द माइक्रोसॉफ्ट, ये यदि हमारी क्वेरी है और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव हुआ है उसमें मेंशन है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन उसमें बिल गेट्स या फिर पॉल एलन हमारे मेंशन नहीं है, तो उस केस में रिकॉल हमारा कम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। आखिर में आता है हमारा रिस्पॉन्स ग्राउंडनेस। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो हमारे रिट्रीवल डॉक्यूमेंट में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, और मेरा जो आंसर है कि माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अगर ये आंसर आया है, लेकिन जो रिट्रीव कंटेंट है उसमें तो मेंशन है कि यार माउंट एवरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ग्राउंडेड ट्रूथ है ना, ग्राउंडेड फाइल है, द रिस्पॉन्स इज नॉट ग्राउंडेड, यानी कि इसका जो एविडेंस है वो मिसिंग है, जो हमारे पास आंसर मिला है, जनरेटेड आंसर है उसका। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन पे दिया गया है। इस पीपीटी के एंड पे आपको मिलेगा एक ओरिजिनल फाइल और उसका रिजल्ट। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। अब मैं चलता हूँ अपने सीधा वीएस कोड में, आपको इसका लाइव डेमो यहाँ पे देता हूँ। अब देखिएगा, मैंने एक सिंपल सी एक रेपो बना रखी है जिसके अंदर हमारे पास 2 फाइल है, ठीक है? इवैल्यूएट रेगास लोकल डॉट पीवाई और स्ट्रीमलीट रेगास डॉट पीवाई। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। देखिएगा, रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या-क्या चाहिए रेगास चाहिए जो कि हमारी कोर लाइब्रेरी होने वाली है इवैल्यूएशन के लिए। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए हमें और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर हमारा यूज़ होगा जो कि हमारी यहाँ पे एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा। लैंगचेन हगिंग फेस यूज़ होगा जहाँ पे कि एक रैपर होगा हमारा हगिंग फेस की एम्बेडिंग ड्रॉ करने के लिए। उसके अलावा डेटा हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेंडास। स्ट्रीमलीट हम फ्रंट एंड यूआई बनाने के लिए करेंगे। प्लॉटली हम विजुअलाइजेशन के लिए करेंगे। अब देखिएगा, जो हमारा ये वाली फाइल है इवैल्यूएट रेगास लोकली, ये बेसिकली क्या काम करता है, एक बार आपने ये सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स देख ली तो उसको पिप इंस्टॉल कर दीजिएगा सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को, और मैं ये कहूँगा कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर ही कीजिएगा। अब देखिएगा, ये वाली जो फाइल है ये एकदम साधारण सी फाइल है। इसके अंदर हमने बेसिकली इम्पोर्ट कर रखी हैं कुछ सर्टेन चीज़ें, जैसे कि हमने स्ट्रीमलीट, पेंडास, प्लॉटली एक्सप्रेस जो हमने यूज़ करना है वो इम्पोर्ट कर रखे हैं। उसके अलावा लॉगिन भी कर रहे हैं ताकि हम अगर कोई चीज़ डीबग करना हो तो उसके लिए आसानी हो जाए। और हम रेगास डेटा सेट स्कीमा से सिंगल टर्न सैंपल और इवैल्यूएशन डेटा सेट को कि हमें इवैल्यूएट करना है ना, और हमें कौन-सी मैट्रिक्स चाहिए, हमें चाहिए आंसर की सिमिलैरिटी कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा हमने हगिंग फेस की एम्बेडिंग्स और लैंगचेन की एम्बेडिंग्स दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब जब हम हैलुसिनेशन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें यूज़र से 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है? अब वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी होंगी? तो देखिएगा, उसमें सबसे पहले जो भी आप फ़ाइल देंगे यहाँ पे, वहाँ पे आपका एक यूज़र की क्वेरी होनी चाहिए, यानी कि यूज़र ने क्या पूछा, दूसरा उसका रिस्पॉन्स क्या आया, तीसरा ग्राउंडिंग कंटेंट, यानी कि वो रिस्पॉन्स जो उठ के आया वो कहाँ से उठ के आया। यानी कि आपने यदि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोई भी यूज़ किया होगा तो वो ये तीनों फील्ड वो प्रोवाइड करता है। अब मुझे पता करना है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने जो मेरे को ये फाइल बना के दी है, ये इसमें हैलुसिनेशन कितना है, सिमेंटिक स्कोर कितना है, या आप जो भी मैट्रिसेस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर द सिंपलिसिटी मैं केवल हैलुसिनेशन और सिमेंटिक स्कोर ही यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। अब देखिएगा, आगे का जो कोड होगा उसमें स्ट्रीमलीट का कुछ हमने डैशबोर्ड के ऊपर दे रखा है, तो वो सारा लेआउट यहाँ पे हमारा बनाया जाएगा। यदि किसी भी तरीके का कॉलम या रो हमारा डुप्लीकेट होगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा जब भी हमारी जो फाइल जनरेट होगी वो हमारा ईयर, मंथ, डेट और टाइम के हिसाब से जनरेट होगी, यानी कि उसके जनरेशन में ये सारी चीज़ें होंगी, और डॉट सीएसवी करके, यानी कि आउटपुट विथ रहेगा, उसके बाद टाइम स्टैम्प आएगा और डॉट सीएसवी करके यहाँ जनरेट होने वाली है। और क्योंकि हमें सबसे पहले यूज़र से एक फ़ाइल माँगनी है, तो उसके लिए हमने पेंडास का यूज़ कर रखा है, रीड सीएसवी फंक्शन का। अब जैसे मैंने बताया कि आपके पास कम से कम यूज़र रिस्पॉन्स, बॉट रिस्पॉन्स और ग्राउंडिंग कंटेंट 3 कॉलम होने ही चाहिए, अन्यथा आपके इस कोड में एरर आएगा। उसके बाद हम अपने एम्बेडिंग को कॉल कर रहे हैं जो कि हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है, उसका भी हम ऑल मिनी एलएम L6v2 वर्ज़न 2 हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से एम्बेडिंग क्रिएट करेगा, उसके बाद यहाँ से ये 2 फंक्शन को कॉल करेगा जो कि सिमिलैरिटी और हैलुसिनेशन है। और ऐसे-ऐसे करके हमारी जो भी हर बार
एक-एक लाइन करके, एक-एक रो करके ये सारी चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद अपेंड करता जाएगा डेटा फ्रेम में। और जो हमारी दूसरी फ़ाइल है, वो है हमारे स्ट्रीमलीड ट्रैकर्स। ये बेसिकली एक हमारा फ्रंट एंड का यूआई हमें बता रही है। इसमें मैंने क्योंकि आपको डेफ़िनिशन और बाकी चीज़ें सीखने में भी मदद हो, तो इस फ्रंट एंड में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिएगा इस फ़ाइल को रन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए मैं करता हूँ स्ट्रीमलीड रन स्ट्रीमलीड ट्रैकर्स डॉट पी वाई। देखिएगा मेरा लोकल होस्ट अपने आप रीडायरेक्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे हमारा खुलेगा स्ट्रीमलीड का पेज। देखिएगा हमारा पेज पूरी तरह से खुल चुका है। आपने जैसे फ़ाइल देखी थी स्ट्रीमली ट्रैकर्स में, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी थी। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा एक यूआई फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस बन रहा है। ठीक है? तो इसमें ये बता रहा है कि आपका ये जो सीएसवी फ़ाइल जो आप अपलोड करेंगे अभी, उसमें यूज़र क्वेरी होनी चाहिए, यानी कि जो यूज़र ने पूछा है वो चीज़ होनी चाहिए। ग्राउंडिंग कंटेंट, उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आया और जो बॉट रिस्पॉन्स यानी कि जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिस्पॉन्स कर रहा है वो कहाँ से आया। ठीक? अब मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल डालता हूँ, जो मैंने आपको अभी फ़ाइल दिखाई थी। तो इसमें डेटा साइंस के 5 क्वेश्चन पड़ रखे हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे लोड होंगे और आपकी स्क्रीन में दिखेंगे। देखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लोड हो गए। यूज़र क्वेरी क्या थी, बॉट रिस्पॉन्स क्या था, ग्राउंडिंग कंटेंट क्या था। ठीक? अब यहाँ से अगर मैं रेगास इवैल्यूएशन दबाता हूँ, तो अब ये मेरे को देगा सिमेंटिक सिमिलैरिटी और हैलुसिनेशन। अब सिमेंटिक सिमिलैरिटी हमारी क्या होती थी, जैसे अभी आपने प्रेज़ेंटेशन में देखी, तो हर एक प्रेज़ेंटेशन में आपने देखा कि हर एक वर्ड के 2 से 3 नाम थे। तो सिमेंटिक सिमिलैरिटी हमारा मेज़र करती थी कि हमारा जो बॉट का रिस्पॉन्स है और ग्राउंडिंग कंटेंट है, दोनों सिमेंटिकली कितने सिमिलर हैं, एक-दूसरे से मेल-जोल खाते हैं। उसके अलावा हैलुसिनेशन जस्ट रिवर्स होता है हमारा सिमेट्रिक सिमिलैरिटी का, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से कितने विभिन्न हैं। यानी कि आइडियली हमें हाईएस्ट सिमिलैरिटी चाहिए और जो इसकी स्कोर होता है वो 0 से 1 तक के बीच का होता है, यानी कि सिमेट्रिक सिमिलैरिटी 1 के जितने ज़्यादा करीब होगी उतना अच्छा आपका बॉट का रिस्पॉन्स होगा। वहीं हैलुसिनेशन जितना कम होगा, जितना उसका स्कोर कम होगा, आपका बॉट का रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा होगा। याद रखिएगा, इस मॉडल को रन करते हुए दौरान आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की या फिर किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एपीआई की का यूज़ किया है। मैंने कोई की का यूज़ नहीं किया, केवल और केवल मैंने जो उनके फॉर्मूले आपको डिस्प्ले किए थे, उन फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज़ किया है और मैंने कुछ मॉड्यूल्स का यूज़ किया है, जो हमारे हगिंग फेस में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। देखिएगा हमारा इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्रिक सिमिलैरिटी कितनी आ रही है, हैलुसिनेशन कितना आ रहा है हर एक का। यहाँ पे आप देखेंगे 0.62 सिमेट्रिक सिमिलैरिटी है, यानी कि 62% उसका ये मानना है कि जो आंसर रिट्रीव हुआ है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट चंक से ही हुआ है और रेलिवेंट है। और वहीं पे 37% इसमें हैलुसिनेशन है, यानी कि किसी और तरीके के वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चंक में यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया था। और आइडियली आपका देखा जाए तो 80% से अगर ऊपर सिमेंटिक सिमिलैरिटी स्कोर होता है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।